साथी मानवेंद्र, और हमारा भी वक्त ले लिया गया। तो वैसे मैं ये मजाक नहीं कह रही कि हमारी जगह और हमारा वक्त, तो लेकिन फिर भी जब संस्कृति और सांस्कृतिक ढांचे की बात होगी और राजनीतिक ढांचे की बात होगी, तो सांस्कृतिक ढांचा हो सकता है कि बहुत सारे ब्रांचेस और बहुत सारी शाखाओं में बढ़कर बहुत सारा वक्त ले और उसमें बहुत सारे भ्रम भी पैदा करे और ठोस को बताते हुए बहुत सारे भ्रम पैदा करे। तो मैं उसको छोटे ही मतलब बिंदुवार ढंग से कुछ अपने तरीके से संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगी। और मैं सुन रही थी, पिछले 2 दिनों में तो मैं नहीं थी, और मैं अभी आप सभी के सामने शुरू करूंगी कि अक्सर अमृता प्रीतम और कृष्णा सोबती को लेकर जो बात होती है, अमृता प्रीतम को लेकर इमरोज और साहिर के बीच में जो विवाद हुआ है वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। और कृष्णा सोबती के उपन्यासों में जो सेक्सुअलिटी की जो बात है उसको न जाने कितने कितने तरीकों से इधर उधर सांस्कृतिक रूप देकर उलझा कर यहाँ वहाँ फंसा कर, मतलब आप सोचिए कि जो जेन जी पीढ़ी है जो कि जिसके लिए सेक्सुअल असर्ट जो है वो बहुत कोई टैबू की चीज नहीं है, वो हिंदी के विद्वानों को क्यों सुनेगी? वो क्यों सुनेगी? क्योंकि सेक्स डिप्राइव की प्रॉब्लम नहीं है ना उसकी मित्रों की। वो सेक्स डिप्राइव तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी समस्या है, उस पावर से समस्या है जिसको कि बार बार हम लोग यहाँ वहाँ जो ओवर पावर करता है, वो मेल जो है, जो पेट्रियार्की है, जो ओवर पावर उस पर करती है, उसका एक रिएक्शन है जिसको बार बार सेक्सुअल डिप्राइव मतलब मित्रों जैसे कोई प्रॉब्लम में है, इस तरह की चीज में। तो अगर ये नई पीढ़ी जो बिल्कुल 2000 के बाद पैदा हुई है उसके लिए ये बहुत प्रासंगिक चीज नहीं होगी। उसको चाहिए कोई ऐसी चीज जिसमें कि आप बताएं कि ये सत्ता व्यवस्था के भीतर से सिर्फ स्त्री के भीतर ज्यादा और बाकी लोगों के भीतर भी ये चीज कहाँ से पैदा हो रही है। तो इस पर हम विचार कम किया करते हैं। अक्सर अमृता प्रीतम और कृष्णा सोबती को लेकर हम इन्हीं जगहों पर ज्यादातर फंस जाते हैं। जितना मैंने डार से बिछुड़ी भी मैंने एक समय में पढ़ा था बहुत मन से, और उसकी भी लगभग एक तरह की कहानी थी जिसमें एक स्त्री की जर्नी है जो अपने को खोजती हुई बहुत सारी जगहों पर जाती है और वापस लौट कर उन्हीं जगहों पर लौटती है जहां से वो निकली थी, एक अलग रूप में, एक अलग संरचना के साथ वो लौटती है। इसीलिए उसका शीर्षक ही था डार से बिछुड़ी। और ऐसे ही मित्रों मरजानी का, तो वो घूम फिर कर उन चीजों पर आने की बजाय जो कि शायद बात हुई होगी और उसमें बेहतर बात आई होगी, जरूरी बात आई होगी, उससे इतर मैं बात अब शुरू करूंगी जिस पर कि हमारे संजीव जी ने काफी बातें कह दी हैं, जिसमें भारतीयता और प्रतिरोध। जब हम बार बार भारतीयता पर उलझते हैं, जो उन्होंने भारतीय और अभारतीय के ढांचे में उन्होंने जो बात कही, तो हमें बराबर, और एक बात ये आती है कि पश्चिम से आया हुआ जो उन्होंने कहा भी, तो पश्चिम से आया हुआ या कहीं से आया हुआ, लेकिन किसी भी जगह की परिस्थिति के अनुसार उस जगह का एक वर्ग बनता है। किस वर्ग से, किस जगह पर, किस स्टैंड पॉइंट से खड़े होकर वो बात कही जा रही है, अगर उस वर्ग को हम नहीं पहचानेंगे तो न भारतीयता पहचान पाएंगे, न भारतीयता के भीतर के लेयर्स को पहचान पाएंगे, न जियो पॉलिटिक्स के तहत दुनिया भर में जो राजनीति चल रही है उसको पहचान पाएंगे। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद चीजें इतनी ज्यादा क्लोज हो गई हैं कि किसी तरह की राष्ट्रीयता उस रूप में रह भी नहीं गई है, तो कैसी भारतीयता होगी? अगर मैं स्त्रियों की बात करूं तो नीता अंबानी भी स्त्री हो सकती हैं, मैं भी स्त्री हो सकती हूं, और हमारे यहाँ जो काम करने वाली स्त्रियां हैं वो भी स्त्री हो सकती हैं। तो सबकी स्थिति किस तरह से, सभी स्त्रियों के साथ एक तरह का शोषण हो सकता है, लेकिन वो शोषण किस तरह का हो सकता है, इस पर हम बिना वर्ग को समझे और बिना राज्य के चरित्र को समझे और इन दोनों के अंतर संबंधों को समझे हम किसी भी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ तक कि स्त्री की सेक्सुअलिटी या किसी भी तरह की उसकी समस्या को राज्य और वर्ग की संरचना को समझे बगैर हम नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए जब सबसे पहले यहाँ मार्क्सवाद पर लगातार बात हुई इस सेशन में, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी लेकिन एक संकेत जरूर दूंगी इसको समझने के लिए, जिस पर कि हमेशा एक डिस्कशन चलाया जाता है, आधार और अधिरचना, यानी बेस और सुपर स्ट्रक्चर। अक्सर साहित्य और संस्कृति को सुपर स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया जाता है और उसको एक यांत्रिक ढंग से, जैसे कि उसको संस्कृति एक ऐसी चीज है, लेखक एक ऐसी चीज है जो दुनिया से परे बहुत आगे की चीजें सोचता है और वो अपने समाज में रहते हुए भी समाज से बहुत आगे निकल जाता है। तो संस्कृति और राजनीति कोई अलग चीज नहीं है, और संस्कृतियां भी वर्गीय होती हैं और जातीय भी होती हैं।
और ये दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। राजनीति कोई अलग चीज नहीं है, आर्थिक स्थिति कोई अलग चीज नहीं है और संस्कृति कोई अलग चीज नहीं है। तीनों के अंतर संबंध है और अलग अलग ढंग से एक दूसरे को कभी कभी वो अलग अलग रूप में पुश करते हैं, जिसके कारण स्थितियां बदलती हैं। तो लेखक के अपने मानक होंगे, बार बार कहा भी गया कि लेखक के अपने मानकों पर, तयशुदा मानकों पर ही देखना चाहिए, उसके अपने समय समाज के अनुसार। तो कौन सा समय समाज, उस समय समाज में वर्ग किस तरह के थे, लोग किस तरह के थे, और वो किस जगह पर वो लिखा जा रहा, किस राज्य के हित में लिखा जा रहा था, इसको समझे बिना हम लेखक को एक भव्य और बहुत बड़ा स्वरूप तो दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों से भटका भी सकते हैं। इसलिए इस चीज को समझे बिना हम स्त्री के इन प्रश्नों को भी हल नहीं कर सकते, और यहीं पर स्त्रीवाद की भी अपनी अपनी सीमाएं आ जाती हैं। मैं एक किताब की चर्चा अक्सर करती हूँ और इस बार भी उस किताब की चर्चा करूंगी। वो तेलुगु राइटर हैं रंगनायकम्मा, आप सभी जानते भी होंगे। उन्होंने अस्मिता विमर्श को लेकर, जिसमें कि स्त्री का भी चिंतन है, उन्होंने उस किताब में लिखा कि हमारी ही अपनी अलग अलग पहचानें होती हैं। एक ही समय पर मैं स्त्री हो सकती हूँ, एक ही समय पर मैं दलित हो सकती हूँ, एक ही समय पर मैं श्रमिक हो सकती हूँ, और एक ही समय पर कुछ और भी हो सकती हूँ। यानी 25 मेरी पहचानें हो सकती हैं, जिसमें जितना आप बढ़ावा करना चाहें कर सकते हैं। किसी के सफेद बाल है, किसी के काले बाल है, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट बड़ी है, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, और इस आधार पर तमाम पहचानें बन सकती हैं। लेकिन हमारा समाज कौन सा है? क्या वो सामंती समाज है या पूंजीवादी समाज है? अगर हमारा समाज पूंजीवादी है तो उसका प्रधान अंतर विरोध हमेशा पूंजी से हमारा हो रहा है, और पूंजी बड़ी संख्या में स्त्रियों को एक श्रम शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जहां पर जिसको कि संजीव जी ने कहा कि पूंजीवाद हमेशा बुरा नहीं होता, वो जब अपने शुरुआती दौर में आया तो वो तमाम विकास और एक नए मध्य वर्ग को उसने बनाया और तमाम तरह की आजादियां और बहुत सारी चीजें हमें उसने दी। लेकिन जब वो संकट में आया तब ये सारे आंदोलन, प्रतिरोध और बाकी वो स्त्रियां भी श्रम शक्ति में बड़े रूपों में आई। लेकिन जब हमारा अंतर्विरोध उस पूंजीवाद से है तो फिर हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? एक स्त्री के रूप में भी मेरा शोषण हो सकता है, जो होता है। एक दलित के रूप में मेरा शोषण हो सकता है, अल्पसंख्यक के रूप में मेरा शोषण हो सकता है, जिसके खिलाफ मुझे बोलना है, जिसके आंदोलनों के साथ मुझे खड़ा होना है। लेकिन पूंजीवाद जो कि स्ट्रक्चर है इस समय का, जो कि समाज है, उससे लड़ने के लिए जो मेरी सबसे बड़ी पहचान, जो कि सत्ता को चुनौती दे सकती है या मेरी जो मांगे हैं उसको मनवा सकती है, या मेरे जो असर्शन मेरा है वो पावरफुल हो सकता है, वो मेरा महिला, दलित, इसके साथ जुड़े हुए वो श्रमिक के रूप में जब मैं उसको असर्ट करती हूँ तो व्यवस्थाएं रुक जाती हैं। क्योंकि अगर कामगार वर्ग या कामगार महिला काम रोक देती है तो सारी चीजें ठप हो जाती हैं, सारी इकोनॉमी उसी पे चल रही है, सारी चीजें। आपको जानकारी होगी कि बांग्लादेश में जो भी क्राइसिस आई, वो बांग्लादेश में जो गारमेंट फैक्ट्रीज में औरतें थीं और जो काम चल रहा था उसमें बड़ी संख्या में औरतें थीं, और उसके बल पर वो पूरी वहां की इकोनॉमी चल रही थी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी 8 मार्च, आज कृष्णा सोबती जी का जन्मदिन है और 8 मार्च भी आने वाला है। इस रूप में हमें याद करना चाहिए कि 8 मार्च किन महिलाओं का था। 8 मार्च से पहले जो आंदोलन चल रहे थे, जिसमें शर्टवेस्ट कंपनी में लगभग 200 महिलाएं जलकर मर गई, उसके बाद एक आंदोलन उठा और उसके बाद धीरे धीरे वो आंदोलन अलग अलग समय में आता रहा और महिलाओं ने उसमें गोली भी खाई। गर्भवती महिलाएं सामने आई, उन्होंने काम के घंटों को लेकर, मताधिकार को लेकर, बाल श्रम के अधिकार को लेकर के अपना आंदोलन चलाया और आगे बढ़ करके उन्होंने उस आंदोलन को लीड किया और धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे मान्यता दी और जैसे ही वो मान्यता मिली तमाम देशों में और चीजें और बदलाव आने लगे। आप सोचिए कि वो 8 मार्च जो महिलाओं का दिन मनाया जाता है, जिसे हम सिर्फ एक कोमल और एक इसी तरह की चीजों से मना लेते हैं, उसके पीछे इतना बड़ा आंदोलन उन महिलाओं का रहा है। तो क्या आज के समय में जब हम पूंजीवाद के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जहां पर हमें सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि किस तरह की बेरोजगारी है, किस तरह का क्राइसिस है, और इसीलिए बहुत सारी जगहों पर ये बात आपको पढ़ने को मिलेगी या नहीं भी मिल सकती है, लेकिन ये विचार करके आप सोचिए कि क्राइसिस जब भी आती है सबसे पहले समाज में सेक्सुअलिटी को और धर्म को उकसा दिया जाता है, जिससे सेंसिटाइज हो जाए। दो ऐसी चीजें हैं जिससे बहुत जल्दी सेंसिटाइज होकर के चीजें बिखर सकती हैं।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेक्सुअलिटी कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या उस पर बात होती है? तो हमें याद करना चाहिए कि लेनिन ने एक बार क्लारा ज़ेटकिन से बात की थी, और 20वीं शताब्दी में जब क्राइसिस था पूंजीवाद का, उस समय भी सेक्सुअलिटी को ऐसे ही उछाल दिया गया था और धीरे धीरे उन आंदोलनों को भोतरा किया गया जिसमें कि हमारे अधिकार सीधे सीधे हमें मिल सकते थे। और धीरे धीरे और विश्वविद्यालयों से ऐसी थियरी, ऐसे डिस्कोर्स और उनको पीछे से ऐसी फंडिंग जिससे कि हमारी मेन जो लड़ाई है उसको धूमिल किया जा सके। तो इस तरह उस समय भी कोलंटाइन ने रखी है, क्योंकि उनकी कंडीशन वैसी। जब हम सेक्सुअलिटी पे बात करते हैं मित्रों मरजानी की, तो क्या हम ये सोचते हैं कि जो चौक पर लेबर करने गई है औरत, या जो फैक्ट्री में गई है, या जो एकदम असंगठित है, उसकी कहीं कोई पहचान नहीं है, उसकी भी अपनी एक सेक्सुअलिटी होगी? तो उसकी सेक्सुअलिटी पे भी तो लिखा जा सकता है। अब तो लेखक को लिखना चाहिए ये सारी चीजें। तो तेभागा आंदोलन हो, रोल एक किताब है, मैं फिर उसका नाम भूल रही हूँ। तेभागा आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही, तेलंगाना आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही, अंग्रेजों से लड़ने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। अभी कृष्णा सोबती की चर्चा हो रही थी जिसमें कि बार बार सबने कहा कि मित्रों मरजानी का जो लास्ट है वो बहुत विवादास्पद है और बहस तलब है। मुझे एक कहानी याद आती है, अमृता प्रीतम की दो औरतें, जो बहुत शार्प कहानी है। वो कृष्णा सोबती की उस कहानी से कहीं आगे चली जाती है। एक डांस करने वाली, और मुझे चेखव की कहानी याद आ रही थी, द डांसिंग गर्ल, जिसमें एक कुलीन महिला है जो पत्नी है, और एक ऐसी महिला है जो, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के आधार पर एक महिला घर की है, एक महिला बाहर मनोरंजन के लिए, और सामंती व्यवस्था में जिसमें कि राजा और राजा के बच्चे जो होते थे वो जाकर के उनसे बहुत तरह की कलाएं और साहित्य वगैरह और संगीत सीखा करते थे। इसके बाद उनकी शादियां हुआ करती थी। तो सामंती व्यवस्था में इस तरह से और पूंजीवादी व्यवस्था में दूसरे तरीके से ये दो तरह की जो औरतें बनाई गई। अमृता प्रीतम ने अपनी कहानी दो औरतें में उसको लिखा है, और मित्रों मरजानी से कहीं शार्प ढंग से लिखा है। और ये महिलाएं सोच रही थी, लेकिन इन महिलाओं, इन लेखिकाओं ने जो ये चीजें लिखी, जहां पर बार बार हमें लगता है कि कृष्णा सोबती जो है यहाँ पर आके राजनीतिक रूप से कहीं जो है वो उनके अंदर एक पितृसत्तात्मक एक व्यवहार उनकी लेखनी में दिखाई पड़ता है। उसके पीछे रीजन यही है कि पॉलिटिकली उन्होंने उस चीज को नहीं समझा कि महिला की जो समस्या है वो कहाँ से जुड़ी हुई है, और इसे कहाँ पर हमें ला करके, हमें अगर हमारा उद्देश्य है उसको एबॉलिश करना, तो हम कहाँ पर हमें जाना चाहिए। इक्तिदार खान इतिहासकार हैं, बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने लिखा 1935 में महिलाएं जब अपने पतियों के साथ लड़ने जाती थी, खेतों में काम करती थी, तो कैसे वो जमींदार जो उनकी फसल हड़पता था, तो वो जब बंदूकों में चाहे तीर धनुष बनाते थे, तो वो उनके पीछे, उनके आगे कैसे खड़ी हो जाती थी जब तक वो तैयारी करती थी। वो उत्पादन जिसके आधार पर समाज चल रहा है, मैंने कपड़े पहने हैं, मैं इस लकड़ी की चीज को इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं चश्मे को इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सारी चीजें जो बनी है अलग अलग किस्म के श्रमों से बनी हुई है। और उस श्रम के भीतर, उस श्रम के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके आधार पर हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी लड़ाई के साथ हमारी सीधी भागीदारी नहीं होगी तो हम कैसे स्वतंत्र हों? फ्रीडम और डेमोक्रेसी की परिभाषा ही यही है कि अगर मैं किसी की स्वतंत्रता को रेड्यूस करके इस भ्रम में हूं कि मैंने आजादी पा ली है, तो आप भ्रम में है कि आपने डेमोक्रेसी और स्वतंत्रता पा ली है। अगर आपको स्वतंत्र होना है तो आपको सामने वाले को भी स्वतंत्र करना होगा। उसकी स्वतंत्रता में ही आपकी स्वतंत्रता नहीं है। जो मुक्ति बोध कहते हैं कि मुक्ति अकेले में अकेले को नहीं मिलती, वो है तो सबके साथ। तो फ्रीडम की यही परिभाषा ही है कि आपने रेड्यूस करके जरा सा अपने लिए ज्यादा लिया, तो आप समझिए कि वो आपका भी रेड्यूस हो गया। लेनिन अपने उस लेख में कहते हैं कि महिलाएं जो है वो बदला लेती हैं पीछे से। सप्रेसिव सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं चश्मा नहीं हूं कि मुझे यहाँ रखा जाएगा तो मैं यहाँ रख दी जाऊंगी। तो जो मेल है जो कि सब्जेक्ट है, और फीमेल भी एक सब्जेक्ट है, तो मेल और दोनों सब्जेक्ट में एक स्ट्रगल है, एक डायलेक्टिकल स्ट्रगल है, जो कि एक को सप्रेस करके एक को अपने को स्थापित करता है। और वो ऑब्जेक्ट को नहीं स्थापित कर सकता, उसका मजा उसमें है कि वो सब्जेक्ट के साथ ही उसका वो क्रिया। तो जब मेन सब्जेक्ट जो है जो सप्रेस करता है वो ये काम करता है, तो इतिहास में हमेशा पीछे से महिलाओं ने वार किया है। लेनिन ने ऐसे अपने उस लेख में लिखा है कि महिलाएं दूसरे ढंग से फिर अपनी चीजों को असर्ट करती हैं, अपनी चीजों को लाती हैं। और ये कोई हल नहीं है कि सृष्टि ने, प्रकृति ने पुरुष और स्त्री को इस तरह से नहीं बनाया है कि वो दोनों एक अलग जीव हैं, अलग चीज है।
तो ये हमारी अपनी बनाई हुई चीज है, बायोलॉजिकल अगर नहीं भी, बायोलॉजिकल थोड़े से अंतराल के बावजूद, और देखिए इन्हीं चीजों से अंतराल करते करते हमारे उत्तर आधुनिक फेमिनिज्म जो है, जिसमें